आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा जीएस एंड मैथ्स रिसर्च सेंटर में स्वागत है। मानव शरीर में कंकाल तंत्र और पाचन तंत्र का क्या होता है, इसका अध्ययन करने के पश्चात आज हम सब लोग जो मानव शरीर में श्वसन किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में किन अंगों के द्वारा होती है ये इसको जानेंगे, और श्वसन में होने के पश्चात इससे हमें क्या प्राप्त होता है इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। तो श्वसन क्या है, और जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वातावरण से, तो वो ऑक्सीजन जो है किस में बदल जाती है और किन किन जो है शरीर के अंगों से गुजरते हुए इसका क्या प्रोसेस है, इसको आप समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम इस डायग्राम के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं। जो वातावरण में मनुष्य के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, तो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करना, अर्थात आप जो है ऑक्सीजन को जो है वातावरण से लेते हैं तो अपनी नाक के अंदर दो आपके छिद्र होते हैं जिसे हम नासा गुहा कहते हैं। इस नासा गुहा के द्वारा आपकी ऑक्सीजन जो युक्त जो वायु है वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर आपका ये मुख गुहा है, यहाँ से जो आप लोग कभी कभी जो है मुँह से भी लोग सांस लेते हैं, तो इन दोनों का संबंध जो है यहाँ पर एक ही नलिका से जुड़ जाता है, जिसे हम जो है यहाँ पर एक और चीज़ हमने फेरियंस होते हैं। यहाँ पर एक पत्ती इस टाइप की संरचना होती है, और यहाँ पर आपका जो कंठ होता है जिसे हम लैरिक्स कहते हैं। इसके बाद में यहीं पर एक जो है ये पत्ती नुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम इपिग्लोटिस कहते हैं। इपिग्लोटिस का काम क्या है इसको हम बताएंगे। और ये जो तुम्हारी है यहाँ से यहाँ तक ये जो संरचना दिखाई रही है ये तुम्हारी ग्रसनी है। ये ग्रसनी, और इस ग्रसनी में ही आपकी जो यहाँ से यहाँ इसके भीतर एक शाखाएं है जिसे हम इसको ट्रेजिया या श्वास नली कहते हैं। ये श्वास नली का काम क्या है, ये हमारे जो हमने ऑक्सीजन जो ग्रहण की है, इस ऑक्सीजन की युक्त वायु को यहाँ पर ये एपिग्लोटिस जो है, जब आप कभी भोजन करते हैं तो उसके समय में हमें वो सांस लेनी पड़ती है। आप जब आपसे कहा जाता है जब आप भोजन ग्रहण करें तो आप बोले मत, शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसका कारण क्या होता है, अगर आप मान लिया बोल चाल रहे हैं तो आपके जो भोजन के जो कण हैं वो जो यहाँ से आप जो सांस ले रहे हैं इस श्वास नली में भी जा सकते हैं, और जब सांस वो नली में वो कण जाते हैं तो उससे आपको जो परेशानी हो जाती है, आपकी जो है जो यहाँ पर गले में खराश ऐसी उत्पन्न हो जाती है। तो ये कारण है। इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जब आप भोजन भी ग्रहण करते हैं और सांस भी ले रहे हैं, उस समय ये जो है जब आपका चबाया हुआ भोजन लुगदी जो है आपके जो है ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में जो आती है, उस समय ये पत्ती नुमा संरचना जो है आपके जो है सांस नली को हल्का बंद कर देती है। और जब भोजन की लुगदी वाला भोजन नीचे चला जाता है, पुनः ये पत्ती नुमा संरचना खुल जाती है और आपकी सांस जो है ऑक्सीजन युक्त वायु जो है जो आपके इस सांस नली के द्वारा यहाँ पर फेफड़ों में आती है। यहाँ पर ये दो आपके फेफड़े हैं, इधर ये तुम्हारा जो है लेफ्ट लंब होता है, इसे हम बायां फेफड़ा कहते हैं। इधर ये तुम्हारा राइट लंब होता है, इसे हम दायां फेफड़ा कहते हैं। इस फेफड़े के अंतर्गत जो है इस श्वास नली भी दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक ये एक इधर। और ये श्वास नली जो है इसके अंदर भी बहुत सी ब्रांचेज हो जाती हैं जिसे हम श्वसनी कहते हैं। और इस श्वसनी में ये वायु कूपकाएँ होती हैं, इनमें कूपका जिसे हम ब्रांचिलिस कहते हैं। इन कूपकाओं में, वायु कूपकाओं में हमारी ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो इकट्ठा होती है। और यहाँ पर ये डायाफ्राम है। जब आप सांस लेते हैं,
जब आप जो है ऊपर की ओर सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम जो है क्या हो जाता है, सिकुड़ता है। और जब आप सांस लेकर के अंदर ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर जब प्रवेश कराते हैं तो ये जो है फूल जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। जब हम ऊपर की ओर जो है सांस बाहर की ओर निकालते हैं, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि हम जो ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं वायु में वो शुद्ध होती है, उसको हम प्रवेश कराते हैं अंदर की ओर तो वो अंतः श्वसन होता है। मतलब आप शरीर वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु का नाक के द्वारा जो है हमारे शरीर में इस श्वास नली में प्रवेश होना, ये अंतः श्वसन होता है, जिसे हम एक्सोलेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, और या दूसरा इसका नाम है इनहेलेशन। उसके बाद में हम जो है यही ऑक्सीजन जो हमारे इन फेफड़ों में आती है वहाँ पर डायाफ्राम जो है फूल जाता है। उसके बाद में जब हम यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको आगे हम टाइपिंग में बताएंगे, ये ऑक्सीजन फिर क्या काम होता है। फिर उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो उसका भी प्रोसेस क्या है, जब आप छोड़ते हैं तो ये डायाफ्राम सिकुड़ जाता है और यहीं पर से इस श्वास नली से ये जो है हमारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा जो है बाहर निकल जाती है, जिसे नासा गुहा के द्वारा जो छिद्र होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना, इसे हम उच्छ्वसन कहते हैं या एलेशन कहते हैं, या इसका दूसरा भी नाम होता है जिसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो अंतः श्वसन और उच्छ्वसन अर्थात सांस अंदर प्रवेश कराना और कार्बन ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर प्रवेश कराना अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालना ये उच्छ्वसन कहलाता है, जिसे हम एक्सोलेशन कहते हैं। इन दोनों के समन्वय को, इन दोनों के प्रक्रिया को हम जो है श्वसन कहते हैं, जिसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। तो इसे दूसरा श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इसको जो मैंने आपके डायग्राम के माध्यम से बताया कि कैसे कहाँ पर जो है ऑक्सीजन आती है और फेफड़ों में कहाँ पर इकट्ठा होती है और किस प्रकार से ये हमारे फेफड़े और यहाँ पर जो है ये हमारे अंग जो शरीर के हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे जो शरीर में जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से शरीर में के अंग हैं जो इस श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो नंबर 1 पर आता है ग्रसनी, नंबर 2 पर श्वास नली, नंबर 3 पर आते हैं श्वसनी, नंबर 4 पर फेफड़े आते हैं और नंबर 5 पर आपका डायाफ्राम आता है। तो ये 5 जो हैं शरीर के जो अंग हैं इनके ही द्वारा ये पूरी श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसको आप लोगों को हम बताएंगे कि ग्रसनी में क्या काम होता है, श्वास नली में क्या काम होता है, श्वसनी में क्या होता है, फेफड़े में क्या होता है, डायाफ्राम में क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो है ग्रसनी में और जो है यहाँ पर एक स्टेप जो है कि मैंने सबसे पहले जो है आता है नासा गुहा। नासा गुहा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर ग्रसनी, नंबर 3 पर श्वास नली, नंबर 4 पर श्वसनी, नंबर 5 पर फेफड़े, नंबर 6 पर डायाफ्राम। तो सबसे पहले आता है नासा गुहा। नासा गुहा में क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त वायु है वो हम इस नाक के छिद्रों के द्वारा अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो आपने देखा होगा इस नाक के छिद्र में जो है हल्के हल्के जो रेशेदार बाल होते हैं, इनका भी काम क्या होता है। जब आप वातावरण की ऑक्सीजन को अपने इस जो है नोजल केविटी जिसे नासा गुहा कहते हैं या ये छिद्र हैं, नासा छिद्र हैं,
इनकी सहायता से आप अंदर प्रवेश कराते हैं तो उसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं। ये धूल मिट्टी के कण हमारे शरीर के जो श्वास नली उसमें ना प्रवेश हो उसके लिए क्या होता है, इसी में एक श्लेष चिपचिपा पदार्थ होता है और ये चिपचिपा पदार्थ जो है यहीं पर एक छिद्र छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें हम श्लेष ग्रंथि कहते हैं। इन श्लेष ग्रंथि से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये चिपचिपा पदार्थ जो है आपके धूल मिट्टी के कण जो हैं उनको अपने में चिपका लेता है और ये बाल जो हैं आपके जो है उस धूल मिट्टी के कण को जो है अंदर प्रवेश नहीं कराते हैं। तो शुद्ध वायु जो है ऑक्सीजन युक्त वायु आपके शरीर जो है इस ग्रसनी के माध्यम से फिर श्वास नली में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर नासा गुहा में जो है ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश होने के पश्चात जो काम है इसका, ऑक्सीजन युक्त वायु का प्रवेश होता है। इसमें युक्त वायु का प्रवेश, इसी को कहते हैं ऑक्सीजन युक्त वायु का प्रवेश। हमारे जो ग्रसनी है इसमें नासा गुहा में होता है, तो इसी को कहते हैं हम जो है इस प्रोसेस में जो होता है उसके बाद में यही ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, तो इसको कहते हैं हम अंतः श्वसन। अंतः श्वसन इसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन। इसका दूसरा नाम भी है इनहेलेशन। तो नासा गुहा में ऑक्सीजन युक्त वायु का प्रवेश हुआ तो ये यहाँ पर ये अंतः श्वसन हुआ, ऑक्सीजन युक्त जो है आपके फेफड़ों में आ गई। ये इसे हम O2 कहते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है ग्रसनी। ग्रसनी में जैसे ही ये ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश होती है वहाँ अभी मैंने बताया था वहाँ पर एक पत्ती नुमा जो एक संरचना होती है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम क्या होता है, आपके जो मुख गुहा से जो भोजन आता है उसको वो ग्रसनी में बंद कर देता है और श्वास नली खुल जाती है। और ये श्वास नली का खुलना जो है, खुलने पर ये ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे श्वास जो है उसमें फेफड़ों में अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ग्रसनी में का काम में होता है, यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है, उसका काम क्या है मैंने बताया आपको। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है श्वास नली। श्वास नली जो एक मैंने बताया था, एक यहाँ पर जो आपके फेफड़े ग्रसनी के पश्चात यहाँ पर जो श्वास नली में ऑक्सीजन युक्त वायु आती है, यहाँ पर हमारे दो फेफड़े होते हैं, एक बायां फेफड़ा होता है और एक दायां फेफड़ा होता है। इन फेफड़ों में भी एक श्वसनी होती है। ये जो श्वास नली है दो भागों में बढ़ जाती है जिसे हम श्वसनी कहते हैं। इन श्वसनी में जो फेफड़ों में खुलती हैं और ये श्वसनी जो है फेफड़ों के अंतर्गत जो उसमें वायु कूपिकाएँ होती हैं, वायु नलिकाएँ होती हैं, इन नलिकाओं में हमारी ऑक्सीजन युक्त वायु इकट्ठा होती है। जब आप सांस लेते हैं तो आपके ये फेफड़े फूलते हैं और यहाँ पर डायाफ्राम जो है ये जो है नीचे की ओर आ जाता है, अर्थात इसमें भी जो है ये बराबर पिघलता है और फिर फूलता है। तो जैसे हम सांस ले रहे हैं तो मैंने अंदर प्रवेश कराई सांस, तो ये जो है डायाफ्राम मेरा फूल गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर आगे की एक टॉपिक है कि ये ऑक्सीजन युक्त वायु का काम क्या होता है वो बताएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, उस समय ये डायाफ्राम जो है क्या हो जाता है, पिचक जाता है और ऑक्सीजन युक्त वायु जो है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है हमारे शरीर से नासा गुहा के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो श्वास नली का काम हो गया। फिर श्वसनी मैंने बताया है, श्वसनी कहाँ पर इसमें खुलती हैं, फेफड़ों में कहाँ पे मैंने काम बता दिया। फेफड़े नंबर 6 पर डायाफ्राम है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, हमारे फेफड़ों को, हमारी श्वास नली को जो है ऊपर से सुरक्षा जो प्रदान करती है वो हमारी होती है पसलियाँ, जिन्हें हम रिब कहते हैं।
हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। इनका काम क्या होता है? हमारे हृदय को सुरक्षित रखना, हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखना, श्वास नली को सुरक्षित रखना, और ग्रसिका होती है और ग्रसनी, इन सबको सुरक्षित ये रखती है जो पसलियाँ होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने अभी बताया है कि इस ऑक्सीजन युक्त वायु का काम क्या है। तो इसका काम क्या होता है? हम लोग जो है ये ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, पहले यही समझना है आपको। ऑक्सीजन हमें जो है वातावरण से प्राप्त होती है, और वातावरण में ऑक्सीजन कहाँ से आती है इस पर भी चर्चा करनी है। जो आप आसपास आपके हरा भरा कहीं पेड़ पौधे होते हैं, वो वही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में मौजूद है उसकी मात्रा को जो है वो, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करके जो है ऑक्सीजन देती है और भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो इसकी जो है रिएक्शन होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस जो टॉपिक को पढ़ाएंगे तो हम उसको विस्तार चर्चा करेंगे। अर्थात आपके वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लस जल, ये जो है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में ये आपस में क्रिया करते हैं। तो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसको हम संतुलित भी कर ले, समीकरण को यहाँ पर हम 6CO2 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, और कार्बन तो बराबर हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 12 है, तो यहाँ पर हम 6 कर देते हैं। 6 12 है तो 12 इधर भी परमाणु हो गए हाइड्रोजन के, इधर भी 12 हो गए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर जो है 6 दूनी 12 और 6 18, यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे तो ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएंगे परमाणु, 6 दूनी 12 6 18। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको भी टॉपिक को हम बताएंगे किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, यही ऑक्सीजन हमें जो है वातावरण से मिलती है, और उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। अपने जो शरीर में जो ऊर्जा मिलती है इस ऑक्सीजन के ही द्वारा जो है आगे प्रोसेस होता है, उसको बताएंगे। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन जो है किस प्रकार से हमारे भोज्य पदार्थों को विखंडित करती है। तो ये ऑक्सीजन जो है हमने जो ग्रहण की, यहाँ पर मनुष्य के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, और यहाँ पर ये पौधे अपना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें होती है। ये ऑक्सीजन मैंने ग्रहण की, और ये ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ है अर्थात ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं। ग्लूकोज ये जो है हमारी ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज को क्या करती है, इसके ग्लूकोज में जटिल जो अणु होते हैं उनको विखंडित करते हुए सरल छोटे छोटे अणुओं में विभक्त कर देती है। और विभक्त करने के पश्चात विभक्ति में ही यहाँ पर जो है ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और प्लस जो है जल निकलता है, और प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमें जो है हमारे शरीर को ताकत प्रदान करती है। तो हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है तो विखंडित कैसे होता है, वो ऑक्सीजन के ही द्वारा होता है। ये ऑक्सीजन हमारे शरीर जहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी नाक के द्वारा जो है पुनः वापस नासा गुहा के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का काम क्या है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, ये हमारे जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसके जो है उसको पदार्थों को विखंडित करती है। विखंडित करने के पश्चात हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर यहाँ पर एक और शब्द आता है, हम सांस लेते हैं तो हमारी श्वसन दर क्या होती है, इसको भी समझना है। श्वसन दर 1 मिनट में जो मनुष्य है, 1 मिनट में मनुष्य 12 से 15 बार जो है 1 मिनट में मनुष्य जो है 12 से 15 बार सांस जो है सामान्य व्यक्ति लेता है।
और कहीं पर जो है कुछ इसमें 15 से 18 भी हो जाते हैं। उसके बाद में जब कहीं आप कोई कार्य करते हैं, आपके जो है शरीर में ऊर्जा जब खपत होने लगती है, तो उसकी पूर्ति के लिए जो है व्यक्ति ने देखा होगा वो बहुत तेज़ी से, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है और दौड़ने के पश्चात उसको जो है उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो खपत हो गई, उसकी पूर्ति के लिए आपके शरीर में उसने जो भोज्य पदार्थ संचित है उसको विखंडित करने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो उस समय वो व्यक्ति जो है उसकी श्वसन दर जो है बढ़ जाती है। उस समय वो सांस लेता है 25 बार तक 1 मिनट में लेता है, अर्थात 1 मिनट में जो मनुष्य द्वारा सांस लेने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है श्वसन दर। फिर जो है इसमें श्वसन दर के पश्चात जो है हम इसको श्वसन मापन कैसे करते हैं, इसको श्वसन मापन क्या आता है, श्वसन मापन क्या होता है, इसके बारे में समझना है। श्वसन मापन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पायरोमीटर, स्पायरोमीट्री। तो स्पायरोमीट्री श्वसन मापन, ये श्वसन मापन जो है, ये श्वसन की दर जो है हम किस प्रकार से नापते हैं उसको हम कहते हैं श्वसन मापन, स्पायरोमीट्री। और ये श्वसन मापन जो है एक श्वसन मापन यंत्र होता है जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर। श्वसन मापक यंत्र, इसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर। इस यंत्र की सहायता से हम श्वसन दर को नापते हैं। तो उसके बाद में हमने बताया कि इस श्वसन क्या है, श्वसन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको समझना है कि वातावरण में मनुष्य के द्वारा वातावरण में जो ग्रहण की गई ऑक्सीजन जो है हमारे जब रक्त के माध्यम से, जो हमारे फेफड़े जो है ये रक्त से जुड़े, इसमें रक्त से धमनियाँ आगे बताए, इसको जो है विस्तृत में पढ़ेंगे तो इसमें फेफड़े में जो है धमनियाँ जुड़ती हैं, रक्त जो हृदय से कनेक्ट होती हैं और सिराएँ भी होती हैं। तो उसका नाम होता है, जो धमनी होती है उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये फुफ्फुस धमनी से जो रक्त जो है हमारे हृदय से जो हमारे फेफड़ों में आता है, तो वहाँ पर जो हमने बताया भी मनुष्य के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन युक्त वायु जब रक्त के माध्यम से हमारे प्रत्येक जीवित कोशिका के मध्य, जो प्रत्येक जीवित कोशिका के मध्य उपस्थित भोज्य पदार्थों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं श्वसन। तो आपने परिभाषा इसकी क्या निकली कि मनुष्य द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन युक्त वायु का रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में उपस्थित भोज्य पदार्थ के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा की प्रक्रिया को
श्वसन कहते हैं। इसे ब्रीथिंग भी कहते हैं और जो है आपका रेस्पायरेशन होता है, इसे हम रेस्पायरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो जो है इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो श्वसन तंत्र है मानव में, किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आप लोगों को समझाया। यहाँ पर अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें और मेरे चैनल को मैंने फिर एक बार कह रहा हूँ को जो नए व्यूवर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके लाइक करें। धन्यवाद।